कहानी की शुरुआत होलो अर्थ के उस पहाड़ी इलाके से होती है जहां कोंग अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसके पीछे भेड़ियों जैसे दिखने वाले आदमखोर जानवरों का पूरा झुंड लगा होता है। ये कोई आम जानवर नहीं होते बल्कि झुंड बनाकर अपने शिकार को बेरहमी से अपना निवाला बनाते हैं। बेचारा कोंग अपनी जान बचाते हुए पहाड़ों के बीचों बीच भाग रहा होता है। तभी यहाँ कोंग एक बड़ी खाई के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन वो जानवर भी उसी रफ्तार से पीछे कूद पड़ते हैं। मगर दिक्कत तो तब खड़ी हो गई जब कोंग भागते भागते पहाड़ी के उस आखिरी सिरे तक पहुंचा जहां आगे जमीन ही खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ कोंग को लगने लगता है कि इन भेड़ियों से बचना नामुमकिन है। यहाँ एक भेड़िया कोंग को फंसा हुआ समझकर खुशी में झूम उठता है, लेकिन जैसे ही एक भेड़िया आगे बढ़ता है उसे नहीं पता होता कि जिसे वो अपना शिकार समझ रहा है वो खुद एक शिकारी है। अब जिस पल वो भेड़िया कोंग को अपना निवाला बनाने लगता है तभी भेड़िया खुद एक जाल में फंस जाता है और सीधे खाई के नीचे गिर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये जाल कोंग ने खुद बिछाया था और जैसे ही कोंग पत्थर से बंधी जाल की रस्सी खींचता है तभी लगभग पूरा झुंड उसी गड्ढे में गिरता चला जाता है। लेकिन जो 2-3 आदमखोर बच जाते हैं वो कोंग से भिड़ने आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कोंग एक खतरनाक दहाड़ लगाता है और एक भेड़िए को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। कोंग का ये भयानक रूप देखकर भेड़िए डर के मारे तुरंत भाग निकलते हैं। इसके बाद कोंग अपने शिकार को लेकर अपनी गुफा की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर उस भेड़िए का मांस खाने लगता है। तभी एक डायनासोर छिपकली आकर उसी खाने को चुराने लगती है और दोनों के बीच मांस के टुकड़े को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। लेकिन उसी वक्त कोंग को अपने ही जैसी एक आवाज सुनाई देती है। कोंग चौंक जाता है क्योंकि आज तक कोंग ने अपने अलावा दूसरा कोई कोंग देखा ही नहीं होता। अब यहाँ कोंग उस आवाज की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो दिखता है वो एक मेंढक था जो हूबहू कोंग की आवाज निकाल रहा होता है। अब यहाँ कोंग की सारी उम्मीद टूट जाती है और कोंग वापस अपनी गुफा में आकर उसी भेड़िए को खाने लगता है जिसका उसने शिकार किया था। लेकिन यहाँ कोंग का एक दांत इन्फेक्शन के कारण बुरी तरह दर्द करने लगता है और कोंग अपना खाना खा नहीं पाता। अब यहाँ कोंग परेशान हो जाता है और ऊपर धरती पर जाने का फैसला करता है। लेकिन कोंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि धरती पर जाने का उसका ये फैसला उसे ऐसे खतरे के सामने खड़ा कर देगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। तभी हमें इटली का रोम शहर दिखाया जाता है जहाँ एक स्काइला नाम की विशाल टाइटन स्पाइडर हमला कर देती है। स्काइला के बड़े नुकीले पैर शहर में सब कुछ बर्बाद करने लगते हैं और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इस हमले की भनक धरती के रक्षक गोडजिला को लग जाती है और तभी गोडजिला समुद्र से बाहर निकल आता है। गोडजिला जोरदार दहाड़ के साथ स्काइला की तरफ बढ़ता है। ये देख स्काइला भी अपने मुंह के टेंटिकल्स फैलाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ दोनों आमने सामने आते हैं और उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। गोडजिला स्काइला को उठाकर इमारतों पर पटक देता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे दबाने लगता है। लेकिन स्काइला अपने टेंटिकल्स से गोडजिला का मुंह जकड़ लेती है ताकि गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल ना कर सके। कुछ देर के लिए गोडजिला फंस जाता है, लेकिन फिर पूरी ताकत लगाकर रेडिएशन पावर छोड़ने लगता है और स्काइला को वहीं खत्म कर देता है। स्काइला के मरते ही रोम शहर में फैली दहशत शांत हो जाती है। लेकिन गोडजिला वहां से वापस समंदर में नहीं जाता बल्कि वहीं एक कोलोसियम नाम की बिल्डिंग यानी एक खाली स्टेडियम के अंदर चला जाता है और यहाँ गोडजिला किसी का इंतजार करने लगता है, जैसे अब गोडजिला को कोंग के या किसी दूसरे खतरनाक जीव के धरती पर आने का पता लग गया हो। इसके बाद हमें टीवी पर इलीन को दिखाया जाता है। इलीन वो साइंटिस्ट है जिसे सरकार की तरफ से कोंग और गोडजिला की जिम्मेवारी दी गई होती है कि ये दोनों टाइटन्स आमने सामने ना आ जाएं। यहाँ इलीन कहती है कि गोडजिला वो टाइटन है जो हमें बाकी खतरनाक मॉन्स्टर टाइटन्स से बचाता है, क्योंकि गोडजिला धरती पर रहता है इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर टाइटन धरती पर आ जाए या आतंक मचाए तो गोडजिला उसे खत्म कर देता है। इसीलिए ये मोनार्क कंपनी वाले डरते हैं कि कहीं कोंग धरती पर ना आ जाए, क्योंकि कोंग होलो अर्थ में यानी धरती के नीचे रहता है जबकि गोडजिला समंदर और धरती का राजा है। वहीं धरती के नीचे होलो अर्थ में जिस जगह कोंग ने उस भेड़िए का शिकार किया था वो गड्ढा अब अपने आप और गहरा ढंसने लगता है। कोंग पर नजर रखने के लिए होलो अर्थ में मोनार्क कंपनी यानी इलीन की टीम ने एक छोटा सा रिसर्च सेंटर बना रखा होता है और गड्ढा धंसते ही उस रिसर्च सेंटर को बहुत तेज सिग्नल मिलने लगते हैं। लेकिन ये सिग्नल किस चीज के हैं ये किसी को समझ नहीं आता, इसलिए वो लोग इन्हें ऊपर धरती पर मोनार्क कंपनी के स्टेशन भेज देते हैं। ये सिग्नल किसी तस्वीर जैसे दिखते हैं
मगर इलीन और उसकी टीम को भी फिलहाल इनका मतलब समझ नहीं आता। लेकिन यही वो खतरा है जिसकी भनक घोड़जिला को पहले ही लग चुकी होती है और जिसका वो इंतजार कर रहा है। अब यहाँ हमें जिया दिखाई देती है जिसे इलीन ने गोद ले रखा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन कोंग से बात करने की ताकत जिया के पास पहले से मौजूद होती है। जब जिया क्लास में पढ़ रही होती है तभी जिया को भी वही सिग्नल मिलने लगते हैं जो घोड़जिला को मिल रहे होते हैं और इन्हीं सिग्नल की वजह से कोंग के उस पहले शिकार किए हुए भेड़िए वाली जगह पर जमीन धंसने लगी होती है। अब यहाँ जिया को खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन वो अपने विजन से एक खास पैटर्न और नक्शा बना देती है। जब टीचर आवाज देती है तब जाकर जिया को होश आता है। इसके बाद टीचर इलीन से कहती है कि तुम्हारी बेटी तेज है मगर इसका मन कहीं और रहता है और इसके नंबर भी गिरते जा रहे हैं। तब इलीन जवाब देती है कि जिया अभी हमारी दुनिया में खुद को ढाल रही है क्योंकि जिया ईवी जनजाति की आखिरी बची हुई सदस्य है और इसीलिए जिया की देखरेख करने के लिए इलीन ने जिया को गोद लिया होता है। घर पहुंचकर जिया इशारों में कहती है कि मुझे लगता है ये धरती मेरी दुनिया नहीं है और जब भी मैं कोंग के बारे में सोचती हूँ तब मुझे बेचैनी होने लगती है। तब इलीन समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और हम दोनों मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। उसी रात इलीन जिया की बनाई तस्वीर और होलो अर्थ से आया सिग्नल दोनों साथ रखकर देखती है और तब यहाँ इलीन को समझ आता है कि दोनों निशान बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी जो सिग्नल मोनार्क कंपनी को मिल रहे हैं वही जिया को भी मिल रहे हैं। अगले दिन इलीन अपने दोस्त बर्नी के पास पहुंचती है जो किसी भी सिग्नल को डिकोड कर सकता है। इलीन सारे सिग्नल और जिया की तस्वीरें बर्नी को दिखाती है और बर्नी पहली नजर में ही कह देता है कि बीच वाले हिस्से का पैटर्न दोनों में एक ही है। इसके बाद बर्नी अपनी शर्त रख देता है कि मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे भी अपने साथ होलो अर्थ ले जाना होगा। लेकिन इलीन इसके लिए तैयार नहीं होती और दोनों की बहस के बीच ही इलीन के फोन पर मैसेज आता है कि घोड़जिला दोबारा चल पड़ा है। अब यहाँ घोड़जिला उसी स्टेडियम से उठकर निकल पड़ता है मगर घोड़जिला जा कहाँ रहा है ये किसी को पता नहीं होता। आमतौर पर घोड़जिला तभी उठता है जब कोई टाइटन सामने आता है, जबकि इस बार ऐसा कोई टाइटन कहीं आया ही नहीं होता। ठीक इसी वक्त कोंग धरती वाले पोर्टल से ऊपर आ जाता है और अगर घोड़जिला ने कोंग को देख लिया तब बहुत बड़ी जंग होनी तय थी। लेकिन कोंग यहाँ लड़ने नहीं आया होता क्योंकि कोंग के हिलते दांत की दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। जिया और कोंग के बीच जो कनेक्शन होता है उसी की वजह से कोंग का दर्द जिया तक पहुंचता है और जिया इलीन को बता देती है कि कोंग बहुत दर्द में है। इसीलिए ये मोनार्क कंपनी की साइंटिस्ट इलेन तुरंत ट्रैपर को बुलाती है जो टाइटन्स यानी कोंग और घोड़जिला जैसे जीवों का डॉक्टर है। कुछ देर बाद ट्रैपर वहां पहुंच जाता है और यहाँ ट्रैपर पहले भारी मात्रा में एनेस्थीसिया यानी बेहोशी वाली दवा देकर कोंग को बेहोश करता है और फिर सीधे कोंग के मुंह के अंदर उतर जाता है। इसके बाद खराब दांत को जकड़कर ट्रैपर उसे रॉकेट जैसी मशीन से बांध देता है और एक ही झटके में वो दांत बाहर खींच जाता है। अब यहाँ ट्रैपर उसकी जगह नया मेटल का दांत फिट कर देता है और कहता है कि इस दांत से तो ये आईफल टावर तक चबा सकता है। लेकिन इलीन जवाब देती है कि ये दांत किसी काम नहीं आएगा अगर घोड़जिला को भनक लग गई कि कोंग ऊपर धरती पर आया है। इसी बीच बर्नी अपनी रिसर्च लेकर इलीन के ऑफिस पहुंचता है और बताता है कि ऐसे पैटर्न पहले भी देखे जा चुके हैं और जब भी ऐसे पैटर्न दिखाई दिए हैं तो हर बार कोई न कोई टाइटन की फाइट वाली बड़ी घटना हुई है। साथ ही बर्नी उन पैटर्न को घोड़जिला के साथ गिडोरा की पहली फाइट के साथ जोड़ता है और बताता है कि स्कल आइलैंड की खोज के वक्त भी यही पैटर्न बने थे। तब इलीन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो और बर्नी सीधा जवाब देता है कि ये मदद के लिए लगाई गई पुकार है और अगर तुम्हारी बेटी को भी यही निशान दिख रहे हैं तब धरती के नीचे से कोई हमें ही बुला रहा है। ये सुनते ही टीम होलो अर्थ जाने का फैसला कर लेती है। अब यहाँ जिया भी साथ जाने की जिद पकड़ लेती है लेकिन इलीन मना कर देती है कि तुम्हारा वहाँ जाना सेफ नहीं है। तब जिया इशारों में कहती है कि कोई मुझे बुला रहा है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आखिर में इलीन को हार माननी पड़ती है। तभी बर्नी भी दौड़ता हुआ आकर शिकायत करने लगता है कि काम निकल गया तो अब मुझे किनारे कर रहे हो जबकि ये गुत्थी मैंने सुलझाई है। लेकिन इलीन समझाती है कि ये बहुत खतरनाक काम है और तब बर्नी हंसकर कहता है कि खतरा उठाना मेरे लिए एक आम बात है। इसके बाद इलीन मिकाइल से कहती है कि एक और सीट तैयार करो क्योंकि अब बर्नी भी हमारे साथ जाएगा। तब तक कोंग की नींद खुल चुकी होती है और कोंग उठकर सीधे होलो अर्थ वाले पोर्टल में छलांग लगा देता है। उसके पीछे पूरी टीम भी अपना यान लेकर निकल पड़ती है लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता क्योंकि जरा सी चूक पर जान जा सकती है। सबसे बुरा हाल यहाँ बर्नी का होता है जो हवा के दबाव में चीखते हुए कहता है कि मैं तो पानी बनता जा रहा हूँ। किस्मत से पूरी टीम कोंग के पीछे सही सलामत होलो अर्थ में उतर जाती है। अब यहाँ उनके यान के पास से कुछ उड़ने वाले जीव निकलते हैं जिन्हें वर्टासीन कहा जाता है। ट्रैपर बताता है कि ये खतरनाक नहीं होते मगर छेड़ने पर बिजली गिरा देते हैं जिससे बड़े से बड़े शिकारी इनसे दूर ही रहते हैं। इतना कहकर ट्रैपर अपने यान को उन्हीं जीवों जैसा बना देता है और सारे वर्टासीन
मशीन यान के पीछे चलने लगते हैं। तभी मिकाइल बताता है कि होलो अर्थ वाली लैब से कोई जवाब या सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए टीम सीधे उसी लैब की तरफ यान मोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ गोडजिला फ्रांस के एक न्यूक्लियर प्लांट के सामने जा खड़ा होता है और उस प्लांट को तोड़कर अंदर का सारा रेडिएशन अपने शरीर में खींच लेता है। यानी आगे होने वाली किसी बड़ी जंग के लिए गोडजिला अभी से अपनी ताकत पूरी कर रहा है। आउटपोस्ट यानी लैब के ऊपर पहुंचते ही पूरी टीम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पूरा आउटपोस्ट टूटकर बिखरा पड़ा होता है। नीचे उतरकर मिकाइल बताता है कि यहाँ किसी इंसान की बॉडी हीट का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए किसी के जिंदा बचने की भी कोई उम्मीद नहीं। इलीन को समझ नहीं आता कि इतने साल तक यहाँ कुछ नहीं हुआ तो अब अचानक हमला क्यों हुआ। तभी ट्रैपर को वहाँ पड़ा एक कैमरा मिलता है और साथ ही दीवार पर खून से बना एक बहुत बड़ा हाथ का निशान भी दिखता है। बर्नी पूछता है कि क्या ये कोंग का किया हुआ है, लेकिन इलीन साफ मना कर देती है कि ये कोंग नहीं है बल्कि कोई और ही चीज है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए पूरी टीम फौरन अपना यान लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोंग अपने इलाके में लौट चुका होता है और तभी उसे किसी बहुत बड़े जीव की दहाड़ सुनाई देती है। कोंग तुरंत अपना हथियार उठाता है क्योंकि वो आवाज उसी गहरे गड्ढे के अंदर से आ रही होती है। इसके बाद कोंग बिना कुछ सोचे उसी गड्ढे में छलांग लगा देता है और नीचे पहुंचते ही उसके हाथ का हथियार अपने आप चमकने लगता है। साथ ही वहां लगे सारे क्रिस्टल भी जलने लगते हैं, जिससे कोंग को आगे का रास्ता दिखने लगता है। तभी आगे एक बहुत बड़ा झरना आता है और कोंग जैसे ही उस झरने के पार जाता है तब यहाँ कोंग के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है। इस जगह को अंडरग्राउंड किंगडम कहा जाता है, जिसे आज तक किसी ने खोजा ही नहीं होता। कोंग हैरानी से चारों तरफ देख ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा साया आ पड़ता है, लेकिन यहाँ साया ही बड़ा होता है क्योंकि सामने एक छोटा सा बंदर खड़ा होता है। यहाँ कोंग बुरी तरह चौंक जाता है क्योंकि कोंग को लगता था कि मेरे जैसा अब कोई जीव नहीं बचा। खुशी में कोंग उस छोटे बंदर को अपने पास बुलाता है और वो डरते डरते धीरे धीरे कोंग के करीब आता है, मगर पास आते ही वो छोटा बंदर कोंग के हाथ को जोरदार तरीके से काट लेता है। कोंग उसे पकड़ने पीछे भागता है। तभी कोंग को पता चलता है कि पीछे से बड़े बंदरों की एक पूरी टोली कोंग पर हमला करने आ चुकी होती है, लेकिन तभी दो गोरिल्ला पीछे से हमला करके कोंग को जमीन पर गिरा देते हैं। यहाँ कोंग भी पलटवार करते हुए एक एक करके सबकी धुलाई शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उनका लीडर कोंग की कुल्हाड़ी उठाने के बाद भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी उसी बीच वो छोटा बंदर फिर से बीच में आ घुसता है और अब यहाँ कोंग उसकी टांग पकड़कर उसी को हथियार की तरह घुमाते हुए बाकी सब पर दे मारता है। लड़ाई के बीच एक बंदर खाई में गिरने लगता है और कोंग उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है, लेकिन ऊपर आते ही वो बंदर दोबारा कोंग पर वार कर देता है, इसलिए कोंग अपने पैर के एक ही वार से उसे वापस खाई में गिरा देता है। ये देख आखिरी बचा लीडर बंदर जान बचाकर वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे दे मारता है, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब अकेला पड़ चुका वो छोटा बंदर कोंग के हत्थे चढ़ जाता है और कोंग उससे सीधा रास्ता दिखाने को कहता है जहाँ से ये सभी बंदर आए थे। पहले तो वो छोटा नन्नू कोंग की बात सुनने को भी तैयार नहीं होता, मगर एक दो बार डराने पर छोटू मान जाता है और कोंग को अपनी जगह की तरफ ले चलता है। इसी दौरान जहाज में इलीन की टीम उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है जो कुछ देर पहले आउटपोस्ट पर मिला था, और उसमें उन्हें बंदर जैसी एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है। इलीन कहती है कि ये किसी बंदर जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि अभी इन्हें नहीं पता होता कि कोंग को अपने जैसा जीव मिल चुका है और होलो अर्थ में और भी ऐसे जानवर मौजूद हैं। तभी अचानक उनके यान के सारे सिग्नल कट जाते हैं और यान गिरते गिरते बचता है क्योंकि ऐन वक्त पर सिग्नल वापस आ जाते हैं। तब जिया इशारों में बताती है कि ये गड़बड़ी उन्हीं सिग्नल की वजह से है जो मैंने अपनी क्लास में बनाए थे और असली सिग्नल उस पहाड़ी की छोटी से आ रहा है। ये सुनते ही टीम वहीं उतरने का फैसला कर लेती है। नीचे उतरकर टीम जंगल के रास्ते आगे बढ़ती है, मगर कुछ दूर जाते ही ट्रैपर सबको रोक देता है और कहता है कि हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए क्योंकि यहाँ सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही है। लेकिन मिकाइल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सिक्स्थ सेंस से ज्यादा अपने आर्मी के हथियारों पर भरोसा करता हूँ और यहाँ हुक्म मेरा चलेगा। मिकाइल चिल्लाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहीं खड़ा एक पेड़ अचानक उसे पकड़कर अपने मुंह में निकल जाता है। ये देखकर बाकी चारों जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और बर्नी हांफते हुए बस यही बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसे एक पेड़ खा गया। वहीं दूसरी तरफ गोडजिला अब समंदर की तरफ बढ़ने लगा। न्यूक्लियर प्लांट की सारी ताकत खींच लेने की वजह से गोडजिला का पूरा शरीर अब रेडिएशन से चमकने लगता है और यहाँ गोडजिला पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे सरकारी पनडुब्बियां भी लग जाती हैं। मोनार्क को पता चलता है कि गोडजिला आर्कटिक समंदर की तरफ जा रहा है जहाँ टियामत नाम की एक टाइटन रहती है। टियामत के शरीर पर लगी धारदार नुकीली प्लेटें ही उसका हथियार है और उसकी गुफा पर लगातार सौर हवाएं गिरती रहती हैं। अगर गोडजिला ने टियामत को मार दिया तब गोडजिला की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उधर इलीन की
टीम एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कभी इंसान रहा करते थे। जिया उन निशानों को देखकर पहचान लेती है कि ये उसकी अपनी जनजाति के हैं, मगर इलीन बताती है कि ये निशान स्कल आइलैंड वालों से भी सदियों पुराने हैं। थोड़ा और आगे जाने पर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़े जीव की तस्वीर पत्थर पर खुदी हुई थी। इलीन बताती है कि इसका नाम मोथरा है, जो मॉन्स्टरों की रानी है, और ये पूरी जगह वो मंदिर होती है जहाँ ईवी लोग मोथरा को देवी मानकर पूजते थे। तभी एक कीड़ा उड़कर वहीं रखे एक पत्थर पर आ बैठता है। जिया कुछ समझते हुए उस पत्थर को छूती है और वो पत्थर किसी स्विच की तरह अंदर धंस जाता है, जिससे चारों तरफ से पानी बहने लगता है। अब यहाँ जिया उसी पानी की दिशा में दौड़ पड़ती है और भागते भागते एक बहुत बड़ी दीवार के सामने जाकर रुक जाती है। ये दीवार जाल जैसी किसी चीज से बनी होती है। ट्रैपर उसे छूकर बताता है कि ये एक बायो इलेक्ट्रिक हब है, और जैसे ही वो उसे एक तरफ से खींचता है तब सामने से तेज रोशनी सबके चेहरों पर पड़ती है। ये वही जगह होती है जो जिया अपने सपनों में देखती आई थी, और अब तक जो सिग्नल आ रहे थे वो यहीं से आ रहे होते हैं। इसके बाद पूरी टीम उसी के अंदर दाखिल हो जाती है। उधर कोंग उस छोटे बंदर के दिखाए रास्ते पर चल रहा होता है, लेकिन सच तो ये होता है कि वो छोटा बंदर कोंग को अपनी जगह ले जाना ही नहीं चाहता था। चलते चलते दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और वो छोटा बंदर पानी पीने के बहाने सीधे नदी में कूद जाता है। कोंग को उसकी चालाकी महसूस हो जाती है, लेकिन कोंग भी पानी पीने उतर जाता है। तभी कोंग को फील हुआ कि पीछे कोई खड़ा है, और पलट कर देखने पर सामने मछली और सांप जैसा एक जीव दिखाई देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो छोटा बंदर जान बचाकर भागने लगता है। इधर वो मॉन्स्टर कोंग को पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन उसे कोंग के गुस्से का पता नहीं होता। कोंग पूरी ताकत से हमला करता है और आखिरकार उस खतरनाक जीव को हरा देता है। उधर भागते भागते छोटे बंदर के ठीक सामने कोंग का हथियार और उस जीव का कटा हुआ सिर आकर गिरता है। अब यहाँ वो छोटा बंदर समझ जाता है कि कोंग असल में कौन है, और अब कोंग के बुलाते ही छोटू चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। यहाँ कोंग एक जगह बैठकर उसी मरे हुए जीव को खाने लगता है, जबकि उस छोटे बंदर को भी जोरों की भूख लगी होती है। बहुत देर हिम्मत जुटाने के बाद वो आखिर खाना मांग ही लेता है, और कोंग बिना कुछ कहे अपने हिस्से का आधा हिस्सा तोड़कर उसे दे देता है। ये बात उस छोटे बंदर ने सपने में भी नहीं सोची होती, इसलिए अब उसके मन में कोंग के लिए भरोसा बनने लगता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। ठीक इसी वक्त आर्कटिक समंदर में घोड़जिला टियामत की गुफा तक पहुंच जाता है, और उसकी दहाड़ सुनते ही टियामत बाहर निकल आती है। दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ती है, मगर घोड़जिला के आगे टियामत ज्यादा देर टिक नहीं पाती और घोड़जिला उसे चीरकर वहीं खत्म कर देता है। फिर घोड़जिला बड़े आराम से उसी गुफा के अंदर घुसकर वहां जमा सारी एनर्जी अपने अंदर भरने लगता है। यानी घोड़जिला उस जंग की तैयारी पूरी कर रहा होता है जिसका दुश्मन अभी तक किसी के सामने आया ही नहीं होता। उधर ऑर्गेनिक दीवार के कुछ ही दूर जाकर जिया रुककर इशारों में कहती है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। इतने में कोई पीछे से बर्नी को पकड़ लेता है और झाड़ियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाले कुछ लोग निकल आते हैं, और सभी आदिवासी अपने नोकदार भालों से डराकर इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन जिया पर नजर पड़ते ही वो लोग हथियार नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एक लीडर फाइटर जिया को पहचान लेती है। इसके बाद वो पूरी टीम को अपने साथ ले चलते हैं, और थोड़ी दूर जाते ही सामने एक पूरी ईवी बस्ती खड़ी दिखाई देती है जो होलो अर्थ के अंदर आज तक जिंदा बची हुई थी। बर्नी बताता है कि ये इमारतें एक बहुत बड़े क्रिस्टल को तराश कर बनी हैं, और यही इनकी ताकत का जरिया भी है। यानी ये वही जनजाति होती है जिसका आखिरी बचा हुआ इंसान अब तक जिया को माना जा रहा था। जिया की तरह ये लोग भी बोलते नहीं हैं, बल्कि आपस में दिमाग की शक्ति से ही बात करते हैं, इसलिए जिया इनसे आसानी से बात करने लगती है। तभी इलीन की नजर एक और चीज पर रुक जाती है, और इलीन कहती है कि ये तो धरती पर जाने वाले पोर्टल यानी रास्ते हैं। यहाँ कई सारे पोर्टल होते हैं जिनसे धरती पर कहीं भी निकला जा सकता है, और दुनिया को आज तक इनकी भनक नहीं होती। अब यहाँ एक औरत जिया को अलग ले जाने लगती है। वो लोग जिया को अपनी रानी के पास ले जाते हैं, और रानी जैसे ही जिया का हाथ पकड़ती है तब यहाँ जिया का पूरा बीता वक्त उनके सामने खुल जाता है, क्योंकि छूकर यादें पढ़ लेना ईवी लोगों की ताकत होती है। इसी से रानी समझ जाती है कि ये लोग दुश्मन नहीं हैं, इसीलिए रानी बाकी सबको भी अंदर बुला लेती है। अब यहाँ रानी बताती है कि जिन सिग्नल्स के पीछे तुम लोग इतनी दूर आए हो वो सिग्नल्स हमारी ही पुकार है, और घोड़जिला को भी हमने ही जगाया है। ये सुनकर बर्नी मुंह में बड़बड़ाने लगता है कि तुम लोग जिया से मदद कैसे मांग सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरों से भरी इस दुनिया में छोटी सी जिया तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। तब इलीन बर्नी को टोकती है कि जरा संभल कर बोलो, क्योंकि ये तुम्हारी हर बात समझ रही है। और यहाँ रानी सबको जमीन के नीचे बनी एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुँच पाती। अंदर पहुंचकर वो लोग एक पत्थर पर दूध जैसी कोई चीज डालते हैं जो हर लकीर में भरती चली जाती है, जिससे पूरी जगह जगमगा उठती है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि पूरा कमरा ईवी लोगों के पुराने रहस्यमयी मंत्रों से भरा पड़ा होता है, और इलीन को वो भाषा पढ़नी आती है। दीवार पढ़ते हुए इलीन बताती है कि शुरुआत में होलो अर्थ और ऊपर की दुनिया मिलजुल कर रहा करती थी, जहाँ टाइटन यानी कोंग और घोड़जिला जैसे जीव इंसानों की हिफाजत करते थे। लेकिन एक बहुत
ताकतवर और जालिम बंदर ऊपर की दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए वो अपनी पूरी फौज लेकर गोडजिला के खिलाफ जंग पर निकल पड़ा। इस जंग में गोडजिला लगभग खत्म ही हो चुका था, मगर आखिरी लड़ाई जीतकर गोडजिला ने उन सारे बंदरों को होलो अर्थ की आग वाली दुनिया में कैद कर दिया। उन बंदरों के जालिम राजा को ईवी लोग स्कार किंग कहते हैं और ऊपर धरती पर पहुंचने की उसकी सनक आज तक वैसी की वैसी जिंदा है। आगे इलीन बताती है कि कैद में रहते हुए भी स्कार किंग ने एक भयानक ताकत काबू में कर ली थी, जो शिमो नाम की एक पुरानी टाइटन है। स्कार किंग उसे दर्द देकर अपने कहने पर चलाता है और शिमो की ताकत की वजह से ही धरती पर आखिरी हिमयुग आया था। इसके बाद इलीन कहती है कि कोंग को यहाँ तक हम ही लेकर आए थे और अपने जैसों को ढूंढते ढूंढते कोंग अब उसी कैद खाने को ढूंढ रहा है जहां उसके जैसे बड़े बंदर कैद हैं। यही वजह है कि ईवी लोगों ने मदद की पुकार भेजी और यही वजह है कि गोडजिला अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। तब ट्रैपर कहता है कि पिछली बार तो गोडजिला बड़ी मुश्किल से बच पाया था, इसलिए इस बार वो अकेले क्या ही कर लेगा। लेकिन इलीन जवाब देती है कि इस बार गोडजिला अकेला नहीं होगा, क्योंकि ईवी लोगों का यकीन है कि दुनिया के आखिरी वक्त में उन्हीं का कोई अपना लौटेगा और मोथरा को जगाएगा। मोथरा जो ईवी लोगों की रखवाली करती है और गोडजिला की पुरानी साथी भी है। साथ ही उनका मानना है कि बचाने वाली वो ईवी स्कल आइलैंड से ही आएगी। ये सुनते ही सबकी नजरें जिया पर आकर रुक जाती हैं और यहाँ ट्रैपर धीरे से कहता है कि इतना बड़ा बोझ एक अकेली बच्ची के कंधों पर बहुत ज्यादा है। अगले सीन में कोंग और वो छोटा बंदर उसकी अपनी जगह पहुंच चुके होते हैं, यानी वही कैद खाना जहाँ गोडजिला ने स्कार किंग को बंद किया था। इतने सारे बंदरों को एक साथ देखकर कोंग की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं, क्योंकि ऐसा नजारा कोंग ने कभी सोचा ही नहीं होता। लेकिन वो सारे बंदर गुलामों की तरह भारी पत्थर ढो रहे होते हैं और जो थक कर गिर जाता है उसे पहरेदार बंदर बुरी तरह पीटने लगते हैं। ये देख कोंग आगे बढ़कर गिरे हुए एक बंदर को उठा देता है और तभी एक पहरेदार बंदर आकर कोंग के सामने अकड़ जाता है, मगर जब वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता तब कोंग एक ही घूंसे में उसका काम तमाम कर देता है। ये खबर उसी वक्त राजा स्कार किंग तक पहुंचती है और थोड़ी देर में वो खुद वहां आ जाता है। यहाँ हर बंदर उसे देखते ही थर थर कांपने लगता है, क्योंकि स्कार किंग के पास हड्डियों से बना एक ऐसा हथियार होता है जो छूते ही सब कुछ काट देता है। सारे बंदर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, मगर उनके बीच सिर उठाए सिर्फ कोंग खड़ा रहता है। लेकिन स्कार किंग सीधा उस छोटे बंदर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि कोंग को यहाँ तक लाने वाला वही होता है। तभी छोटू का पिता दौड़कर बीच में आ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगर स्कार किंग को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसके पिता को एक ही ठोकर में खौलते लावे में गिरा देता है। ये देखते ही कोंग सीधा स्कार किंग पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। लेकिन उस हड्डी वाले हथियार के आगे टिकना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जहां जहां छूता है वहां गहरा घाव बनता चला जाता है। कोंग बार बार पिटता जाता है, मगर आखिर में एक मौका देखकर कोंग स्कार किंग को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। अपनी ही फौज के सामने ये अपमान बर्दाश्त न होने पर स्कार किंग जोर से पुकार लगाता है। तभी बर्फ के बीच से वही शिमो बाहर निकल आती है, जो देखने में कुछ कुछ गोडजिला जैसी लगती है। स्कार किंग के हथियार के सिरे पर एक क्रिस्टल लगा होता है और उसी से वो शिमो को काबू में रखता है, क्योंकि उस क्रिस्टल के सामने आते ही शिमो को भयानक दर्द होने लगता है। इसलिए इशारा मिलते ही शिमो अपने मुंह से वैसी ही एनर्जी छोड़ती है जैसी गोडजिला छोड़ता है। कोंग अपने हथियार से उसे जितना रोक सकता था उतना रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लेजर जहां जहां लगती है वहां सब कुछ बर्फ में बदलता चला जाता है। इसी बीच कोंग का पूरा हाथ भी बर्फ बन जाता है, जिससे कोंग उस हाथ से कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ वो छोटा बंदर कोंग को निकलने का एक रास्ता दिखाता है और कोंग अपनी जान बचाते हुए उसी रास्ते से भाग निकलता है। लेकिन स्कार किंग के सैनिक भी उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो किसी को वहां से जिंदा जाने देने वाले नहीं होते। भागते भागते कोंग अपनी उसी जगह पहुंचता है जहां उसने पहले से ढेर सारे जाल बिछा रखे होते हैं। अब यहाँ कोंग एक जगह ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे भागने का रास्ता ना बचा हो, जबकि असल में ये बाकी बंदरों को फंसाने का जाल होता है। मगर वो बंदर उस जाल को पहचान कर होशियारी से बचते हुए उस जाल के ऊपर से निकलने लगते हैं और अब बेकार हाथ के साथ कोंग के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तभी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर टूटकर उन बंदरों पर गिरने लगते हैं और ये काम उसी छोटे बंदर का होता है जिससे कोंग की जान बच जाती है। अब वो छोटा बंदर घायल कोंग को लेकर दूसरी तरफ निकल पड़ता है, मगर पत्थरों के नीचे दबा एक बंदर अब भी जिंदा होता है जो चुपचाप उन दोनों का पीछा करने लगता है। कोंग सीधा ईवी लोगों की दुनिया की तरफ जाने लगता है और उसकी आहट
आहट मिलते ही वो लोग खुद दरवाजा खोल देते हैं। सबके सामने आते ही कोंग एक कदम भी नहीं चल पाता और वहीं गिर पड़ता है। अब उसका हाथ हिलाने लायक तक नहीं बचा होता। ठीक इसी वक्त कोंग के पीछे लगा वो बंदर भी वहां पहुंच जाता है और उसे वही चीज दिख जाती है जिसकी तलाश में स्कार किंग इतने सालों से भटक रहा होता है, यानी धरती पर जाने वाले पोर्टल। वो बंदर उसी वक्त भागकर ये खबर स्कार किंग तक पहुंचा देता है और अगले ही पल स्कार किंग अपनी पूरी फौज लेकर शिमो की पीठ पर सवार होकर उसी तरफ निकल पड़ता है। सबसे बुरी बात यह होती है कि कोंग का हथियार अब स्कार किंग के हाथ में जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक में टियामत की सारी ताकत सोख चुका गोडजिला बाहर निकल आता है और तभी मोनार्क की स्क्रीनों पर चेतावनी बजने लगती है कि गोडजिला की ताकत का पूरा ढांचा ही बदल चुका है। अब ये पहले वाला गोडजिला नहीं रहा। उधर ट्रैपर कोंग के उस हाथ की जांच करके बताता है कि हालत खराब से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि हाथ की नसें तक मर चुकी हैं। इसके बाद ट्रैपर साफ कह देता है कि एक हाथ के साथ कोंग यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए मुझे वापस आउटपोस्ट तक जाना होगा जहाँ हमारे काम की एक चीज पड़ी है। तब इलीन पूछती है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो, और यहाँ ट्रैपर जवाब देता है कि मैं प्रोजेक्ट पावर हाउस की बात कर रहा हूँ। इसलिए ट्रैपर अपने यान से उसी आउटपोस्ट यानी रिसर्च सेंटर जाकर उसे उठा लाता है। ये लोहे का एक बहुत बड़ा हाथ होता है जिसे कोंग के उसी खराब हाथ पर चढ़ा दिया जाता है और साथ ही कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि बर्फ से हुआ डैमेज ठीक हो जाए। हाथ फिट होते ही कोंग उठकर उसे जबरदस्त तरीके से घुमाता है और जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे ट्रैपर हंसते हुए कहता है कि लगता है इसे ये हाथ बहुत पसंद आया है। तभी वो छोटा बंदर भागता हुआ लौट आता है और डरते डरते बताता है कि स्कार किंग अपनी फौज लेकर यहीं आ रहा है। ये सुनते ही जिया कोंग से कहती है कि हमें मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें जाकर गोडजिला को लाना होगा। अगले ही पल कोंग पोर्टल से सीधा मिस्र पहुंच जाता है क्योंकि गोडजिला उस वक्त वहीं मौजूद होता है। वहीं दूसरी तरफ जिया उन बड़ी बड़ी सीढ़ियों को चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचती है और अपना हाथ उठाकर वहां रख देती है। तभी यहाँ एक बहुत तेज रोशनी जगमगा उठती है जिसमें से मॉन्स्टरों की रानी मोथरा अपने पंख फैलाए किसी सुनहरी तितली की तरह बाहर निकल आती है। उधर मिस्र में जैसे ही कोंग एक जोरदार दहाड़ लगाता है, तभी कोंग की आहट मिलते ही गोडजिला उसी तरफ दौड़ पड़ता है। और अब ये पहले वाला गोडजिला नहीं होता, क्योंकि टियामत की सारी ताकत खींचकर वो कई गुना ताकतवर हो चुका होता है। कोंग उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मगर गोडजिला कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता और आते ही कोंग की धुलाई शुरू कर देता है। आखिर में कोंग को भी पलटवार करना पड़ता है और अपने उसी नए हैंड आर्मर से कोंग एक ऐसा मुक्का मारता है कि गोडजिला वहीं जमीन पर जा गिरता है। हैंड आर्मर की वजह से कोंग पहले से बहुत ताकतवर बन चुका होता है और अब यहाँ कोंग जिंदगी में पहली बार गोडजिला की जमकर धुलाई करता है। इसके बाद कोंग उसे उठाकर अपने साथ खींच ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोडजिला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। तभी गोडजिला अपनी हीट रे छोड़ता है, जिससे कोंग को जान बचाकर भागना पड़ता है और जंग और भी भयंकर शुरू हो जाती है। आखिर में जब गोडजिला कोंग को खत्म करने ही वाला होता है, तभी मोथरा वहां आ पहुंचती है और उसके साथ जिया भी होती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर गोडजिला को सारी बात समझाते हैं और गोडजिला रुक जाता है। वहीं होलो अर्थ में ईवी लोगों का पूरा मकसद वहां की गुरुत्वाकर्षण की खिंचाई खत्म करना होता है, क्योंकि सारे पिरामिडों को आपस में टकरा देने पर वहां थोड़ी देर के लिए गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। असल में अब गोडजिला और कोंग के आने तक किसी भी हाल में स्कार किंग को उस पोर्टल तक पहुंचने से रोकना था और बिना गुरुत्वाकर्षण के स्कार किंग किसी भी हाल में पोर्टल तक नहीं जा सकता था। तभी ट्रैपर भी कहता है कि मैं मदद के लिए कुछ लोगों को लेकर आता हूं और वो अपने यान से निकल पड़ता है। ठीक उसी वक्त स्कार किंग अपनी पूरी फौज लेकर वहां आ धमकता है, जबकि अभी तक पिरामिड टकराए ही नहीं होते। इसका मतलब है अभी स्कार किंग पोर्टल तक जा सकता है। अब यहाँ स्कार किंग शिमो से पूरी जगह को बर्फ में बदलवा देता है और इलीन के साथ बाकी सभी यहाँ कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन उसी मौके पर ट्रैपर की एंट्री होती है, जो शुरू में दिखे उन्हीं वर्तासीन जीवों को अपने साथ ले आता है और इनकी ताकत बिजली होती है। इसीलिए जैसे ही स्कार किंग का ध्यान उस तरफ जाता है, तब यहाँ इलीन और उसकी पूरी टीम ट्रैपर के यान में चढ़कर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। ठीक इसी वक्त गोडजिला और कोंग भी पोर्टल से उड़ते हुए वहां आ पहुंचते हैं और अगले ही पल चारों गुस्से में एक दूसरे की तरफ झपटते हैं, मगर वो एक दूसरे को छूने ही वाले होते हैं कि तभी सारे पिरामिड आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वहां की गुरुत्वाकर्षण की खिंचाई पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद वहां हवा में उड़ते हुए जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी मदद के लिए मोथरा भी आ जाती है, जो किसी को भी पोर्टल के पास नहीं फटकने देती। साथ ही वो छोटा बंदर भी मदद के लिए वहीं पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुत्वाकर्षण दोबारा पहले जैसा हो जाता है, जिससे सब कुछ नीचे गिरने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्कार किंग छलांग लगाकर उसी पोर्टल में कूद जाता है और उसके ठीक पीछे कोंग और शिमो के साथ गोडजिला भी उसी में गिरते चले जाते हैं। मगर गिरते वक्त
कोंग का हथियार उसी पोर्टल में फंस कर रह जाता है जिसे कोंग निकाल ही नहीं पाता। ऊपर धरती पर पहुंचते ही स्कार किंग शिमो से पूरे शहर को तबाह करवाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सारी इमारतें मिट्टी में मिलने लगती हैं। लेकिन गॉडजिला और कोंग इसे कैसे होने देते, इसलिए चारों के बीच एक बार फिर बिना किसी रहम के जंग छिड़ जाती है। अब असली बात ये होती है कि स्कार किंग की सारी ताकत शिमो ही है, इसलिए पहले उसे काबू में रखने वाले उसी क्रिस्टल को खत्म करना जरूरी होता है। तभी स्कार किंग अपना हथियार गॉडजिला पर घुमाता है, मगर गॉडजिला उसे बीच में ही 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे वो क्रिस्टल दूर जाकर गिर जाता है। स्कार किंग उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे पास तक नहीं फटकने देता। जंग के बीच स्कार किंग और कोंग दोनों उसी क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए जान लगा देते हैं। ठीक उसी वक्त वो छोटा बंदर पोर्टल में फंसा कोंग का हथियार निकालकर वहां आ जाता है और एक ही जोरदार वार में उस क्रिस्टल का चूरा कर देता है। अब स्कार किंग कभी भी शिमो को अपने काबू में नहीं कर सकता था और इतने सालों की गुलामी का हिसाब भी बाकी होता है। ताकत जाते ही कोंग उसे आसानी से दबोच लेता है और तभी शिमो अपनी ताकत से स्कार किंग को पूरा का पूरा बर्फ में बदल देती है। इसके बाद कोंग उस बर्फ बने स्कार किंग को उठाकर नीचे ऐसा पटकता है कि वो कई टुकड़ों में बिखर जाता है और इस तरह शिमो अपना बदला पूरा कर लेती है। इतनी बड़ी जंग के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और मोथरा से लेकर जिया और इलीन तक सब सही सलामत बच जाते हैं। फिर मोथरा उन सारे पोर्टल को पहले की तरह बंद कर देती है। जिस जगह पर अब तक स्कार किंग का राज हुआ करता था, अब उस जगह का नया राजा कोंग बन जाता है। अंत में कोंग के साथ छोटू और शिमो भी उस जगह रहने लग जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।